नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड मॉडल पेपर सामान्य ज्ञान का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के वो वीडियोस नहीं देखे हैं या हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, उन वीडियोस को ज़रूर जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वे साहित्यकार जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजरूह सुल्तानपुरी। दोस्तों, इसे याद करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कहीं ऐसा नाम आता है तो आप ये कर सकते हैं कि यूपी से पूछ रहा है और यूपी में ही सुल्तानपुर भी है, तो इस नाम से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि बहराइच में आपका एक और भी इम्पॉर्टेंट है उद्यान है, जिसका नाम है कतरनिया घाट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कतरनिया घाट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो वो किस ज़िले में पड़ता है, वो बहराइच में पड़ता है। तो दोनों के बारे में जानिए कि लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, और कतरनिया घाट जो कि बहराइच में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका इसका वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि पेपर भी आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही ले रही है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़रूर तैयार करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये दोस्तों कमेंट करके आप क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो जनरल नॉलेज का रहेगा उसमें ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वर्ष 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी वृद्धि हुई थी ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11.4%। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। जो पूछा जाता है अक्सर वो ये कि कुल साक्षरता कितनी है। ठीक है, कुल साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो कुल साक्षरता दर है 67.6%, मतलब 67.6% है, 2011 में थी। और बढ़ोतरी कितनी हुई, 11.4% की। तो इसका मतलब 2001 में कितनी थी, 2001 जो कि 1991 से 2001 की जनगणना थी, उसका भी कई बार पूछ लेता है प्रीवियस। तो आप क्या करेंगे, इसकी होती 56.3%। ठीक है, वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको 2011 का याद है तो इसमें से आप माइनस कर लेना, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपको नहीं पता है तो ये आप लोग इसे नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको स्थल दिए हुए हैं और ये नदी कि वो उनके किनारे कौन सी नदी थी, किस नदी के किनारे पे ये सारी साइटें थी, तो बताना है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें पूछा नहीं है तो मतलब आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, ये भी सही है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे था, ये भी बिल्कुल सही है। लोथल सतलज नदी के किनारे नहीं था, ये गलत है। ये लोथल किसके किनारे था, ये था आपका भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है,
तो ये सतलज गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर भी है। एक बात इसके बारे में मैं और बता देता हूँ, लोथल एक बंदरगाह था, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि लोथल क्या था, तो लोथल एक बंदरगाह के रूप में, पूर्ण विकसित बंदरगाह के रूप में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रथम जैन संगीति से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन को चयन करें कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही है ऑप्शन बिल्कुल, आयोजन पाटलिपुत्र में ही हुआ था। सेकंड है, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यहाँ पर जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था, बिल्कुल पहले ही बौद्ध जैन संगीति में इन दोनों का विभाजन हो गया था। और इसके बारे में ये पहले मैं बता देता हूँ, ये है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं। अब इसके बारे में मैं एक बात बता देता हूँ, ये किन के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के का समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के सही क्रम का चुनाव करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या तो आपसे डेट पूछता है या क्रम पूछता है। ठीक है, तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए और क्रम भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर मैं बताऊँ इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए कि आप कैसे याद रखें, भूलें ना। तो आप याद कर लीजिए, पंखा चलाओ, पंखा कहाँ चलाते हैं आप लोग, घर में। ठीक है, पंखा चलाओ घर में, तो पा से क्या हो जाएगा आपका, पानीपत हो जाएगा, पहले पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर खा से आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध, फिर चा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घा से हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, चारों बाबर के द्वारा लड़े गए ये लड़ाई जो थी, ये इनका क्रम है पंखा चलाओ घर में या पंखा चलाते हैं घर में, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। बस आपको मेन है कि ये जो क्रम है वो याद होना चाहिए। अब पानीपत का इसका डेट भी कई बार पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था 1526 में, ये हुआ था 1527 में, हर एक साल पे इन्होंने युद्ध लड़ा था, 1528 में और ये 1529 में। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता थी तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अब मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूँ क्या है, तो इसमें है पानीपत, खानवा और फिर चंदेरी और घाघरा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर कलकत्ता अधिवेशन में 1917 को। ठीक है, और यहाँ पर किसे बनाया गया था पहली महिला अध्यक्ष, तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी, ये भी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये भी टाइम भी याद रखिएगा, डेट भी मतलब याद रखिए कहाँ पे हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में और किन को बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन सकता है, वो ये कि ये तो विदेशी मूल की महिला थी, तो पहली भारतीय महिला कौन सी अध्यक्ष थी जिन्हें बनाया गया था, वो कहाँ पे बनाई गई थी, वो कानपुर के अधिवेशन में 1925 में बनाई गई थी और उनका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इनको पूछ लेगा या तो इनको। अब आपको याद क्या करना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में था किसी महिला को अध्यक्ष बनाया, पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर पूछे किसी पहली भारतीय महिला को, मतलब किसी भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया गया तो वो कौन थी, तो वो आपकी थी सरोजिनी नायडू। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ गए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल होगा। अब बाकियों के बारे में भी आपको जानना चाहिए क्योंकि चारों इम्पॉर्टेंट हैं। तो तात्या टोपे आपके थे कानपुर से, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खां जो आपके थे वो बरेली से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ, जो कि मैंने बता ही दिया अभी, ऑप्शन आंसर यही था आपका। लियाकत अली आपके थे इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद
बाद से थे। ठीक है, तो ये कुछ चारों के बारे में आपको जानना चाहिए, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का डेट आप लोग ज़रूर ईयर याद कर लीजिएगा, 1946, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त तो ये किया गया था 1793 में। मतलब जो भी स्थायी बंदोबस्त महलवाड़ी रैयतवाड़ी थे, इनसे यही क्वेश्चन बनते हैं कि इनका ईयर क्या था स्टार्टिंग का, और दूसरा कि ये किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 में। और इनका एरिया भी कई बार पूछ लेता है स्थायी बंदोबस्त का, तो ये था बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, आज के जो राज्य हैं ये तीनों ही में शुरुआत की गई थी इसकी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि थॉमस मुनरो जो कि ये हैं, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी शुरू की थी, रैयतवाड़ी, और इसकी जो सन है वो है 1820। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक है हॉल मैकेंजी जिन्होंने महलवाड़ी की शुरुआत की थी, महलवाड़ी, और इसका डेट है वो है 1833। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही स्थायी बंदोबस्त और इन सब से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए, अगर नहीं आता था तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1955। और ये किनके द्वारा किया गया था? इनके अध्यक्ष, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी जी खेर। ठीक है, बी जी खेर थे जिन्होंने इसका गठन किया था, ये इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी थी? तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसके बारे से रिलेटेड एक चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। ये जगह ऑप्शन डी, 1988 61वां अधिनियम। ठीक है, संशोधन अधिनियम। इसके बारे में मैं ये बता देता हूँ कि जब 1984 में ये सबसे पहले राजीव गांधी के टाइम में आया था, राजीव गांधी के टाइम में आया था। ये थोड़ा याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो राजीव गांधी के टाइम में आया था। आपको पता ही होगा कि 1984 में जब उनकी हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की, तो उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने, राजीव गांधी ने तुरंत इलेक्शन करवा दिए थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, ये भारी बहुत ही ढंग से जीत गए थे। तो 1984 में इलेक्शन में इन्होंने जीत ले ली। अब उसके बाद क्या हुआ, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का चला। तो 5 वर्ष आपका कब, 84 में अगर इलेक्शन हुआ तो 5 साल आपका होगा 1989 में। ठीक है, 1989 में हुआ। अब 1989 के 1 साल पहले ही इन्होंने क्या किया कि 1989 में इलेक्शन होना था, तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं उम्र सीमा जो 21 वर्ष थी उसे घटा के 18 वर्ष कर दूँ, तो कई मतलब और लोग जो मतदाता वोटर हैं युवा वर्ग के, वो लोग भी आ जाएंगे। तो उन्होंने जोड़ने के लिए इन्होंने ये काम 1 साल पहले कर दिया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 1988 में ही 61वां संविधान संशोधन जो कि राजीव गांधी के समय में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद का गठन होता है, तो भारतीय संसद का गठन किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही भारतीय संसद का गठन होता है। प्रधानमंत्री इसका हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत से लोग अगर ऑप्शन में ये हो कि प्रधानमंत्री भी है यहाँ राष्ट्रपति हटा के, तो आप लोग उसे टिक कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री को सलाहकार के रूप में बताया गया है कि वो राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, मतलब
वो राष्ट्रपति से ही चीज़ें पूछ पूछ के करता है, उन्हें बता के, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आते हैं उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। और इसके बारे में और एक डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे बोला क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आपको न्यायाधीश होना है, मतलब जज बनना है, तो उसके लिए अगर आप अधिवक्ता हैं तो आपको कितने, कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 10 वर्ष का अधिवक्ता के पद पे। लेकिन अगर आप जज हैं किसी हाई कोर्ट में जज हैं, तो फिर आपको कितने, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए आपको 5 वर्ष का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष आप कार्य पे होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस चीज़ के, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अधिवक्ता ना देके यहाँ पे दे सकता है जज के लिए कि आप अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो आपको कितने वर्ष चाहिए, तो आपका आंसर फिर क्या हो जाता है? 5 वर्ष हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को लगभग पता भी होगा। ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 दिसंबर 2018 को किस देश ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कौन है? ऑप्शन सी, कतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लाते हैं उन्हें आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें होते हैं और जल्दी आपको उनके PDF भी मिलेंगे। तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर और भी कंटेंट हम बना रहे हैं, जल्दी आप अपलोड किए जाएंगे उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से किस संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, IDA। तो ये क्या है? इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट और एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी, NK सिंह है, ठीक है। NK सिंह, इसके बारे में और भी मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ जो वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रा भी कंफ्यूज मत रहिए कि कौन करता है इसका गठन। राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये किस आर्टिकल में आता है वित्त आयोग? तो ये आता है आर्टिकल 280, मतलब 280 में आता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है ये भी जान लीजिए, काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच की मतलब उनका लेन देन कितना होना चाहिए, ज़्यादा या कम, केंद्र को ज़्यादा मिलना चाहिए रुपए या राज्यों को मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें करते हैं। और NK सिंह का कार्यकाल क्या है? तो ये है 2020 से 2025 तक ये रहेंगे, ठीक है। इनको 5 साल के लिए मिला है। 5 साल के लिए आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। इसमें से अगर आपको एक भी चीज़ ना पता तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो इससे रिलेटेड अभी जल्दी में मूवी भी आई थी, बहुत से लोगों ने देखी होगी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपका जो PM थे मनमोहन सिंह थे, उनके लाइफ के बारे में बताया गया इसमें। जब वो PM थे तो वो क्या था, तो उनके लेखक के बारे में, तो लेखक वो कौन थे? संजय बारू थे, जो कि उस समय मीडिया सलाहकार थे इनके प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है? ऑप्शन ए, गेहूं में देखा गया है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ ये भी पता ही होगी कि हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा गया है?
तो वो थे MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन्हें कहा जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो कौन रबी की फसल नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका धान, ऑप्शन ए। ठीक है, जौ भी आपका रबी की फसल है, चना भी है और मसूर भी है, तो आपका यही एक ऑप्शन पूछा था नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका धान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चावल है और सेकंड नंबर पे आपका गेहूं है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्ड प्रोसेसिंग एवं स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पता ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इधर तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द 6-7 दिन के अंदर उसका वीडियो भी अपलोड किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? भरतनाट्यम बिल्कुल है, कथकली भी है, कथक भी है, भांगड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि भांगड़ा क्या है आपका? भांगड़ा आपका लोक नृत्य है। ठीक है, पंजाब का लोक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा आंसर आपका। ऑप्शन सी, चीन। चीन नहीं होगा, बाकी अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है। सार्क देश के बारे में मैं एक और बता देता हूँ। सार्क जो कंट्री है, सार्क, ये इनमें 8 देश हैं टोटल। ठीक है, 8 देश हैं। इनमें कौन सा है? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, और फिर आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत तो है ही। ठीक है, श्रीलंका है और एक कंट्री आपकी वो बांग्लादेश है और मालदीव है। ठीक है, मालदीव है। तो 5 ये कंट्री, 5 ये और 3 ये वाली कंट्री। ठीक है, 8 टोटल हो गए। 8 कंट्री हैं सार्क देशों में, सभी के नाम बता दिए, सभी के नाम आपको जानना जरूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किनके पे बनाया जाता है? ऑप्शन बी, श्रीनिवास रामानुजन के। ठीक है, इनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है? ऑप्शन सी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वायलन अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, ये गलत होगा इसलिए क्योंकि ये जो हैं ये शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वादक थे, वायलन वादक नहीं थे। सरोद अमजद अली खान तबला, जाकिर हुसैन सितार, विलायत खां। दोस्तों, ये सारे आप नोट कर लीजिएगा इन तीनों को, और जो मैंने बताया शहनाई, क्योंकि यही बार बार घूम घुमा के पूछते हैं, ऐसे नाम पूछते हैं जो आप लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होते हैं। फेमस होते हैं बिल्कुल, लेकिन हम लोगों का इंटरेस्ट उधर रहता नहीं है, तो इसीलिए आप लोग वो चीज़ें भूल जाते हैं या नहीं याद होती हैं। तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन फिल्म जगत और इन सबसे गायन वादन से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी द्वारा नहीं निर्मित होती है? तो गोखुर झील बनती है, जलप्रपात भी बनता है, वी आकार की घाटी भी बनती है, यू आकार की घाटी नहीं बनती है। तो आप क्वेश्चन में भी हमसे पूछा था नहीं बनती है, तो ये हो जाएगा यू आकार की घाटी, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नदी वाले क्वेश्चन ज़रूर एक आते हैं। तो आपको पता होगा नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों आपके गिरते हैं अरब सागर में। ठीक है, लूनी नदी आपकी नहीं गिरती है। लूनी नदी क्या होती है? कच्छ के जो
कच्छ का जो आपका वो होता है, कच्छ के जो मरुस्थलीय भाग होते हैं, मरुस्थलीय भाग आपको पता ही होगा कच्छ में मरुस्थल भी है, तो वहाँ पे ये दलदली मिट्टी में अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं जा पाती हैं कि जिससे वो अरब सागर में गिरें। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लूनी जो है वो कच्छ के मरुस्थलीय भागों में ही दब कर रह जाती हैं, दलदली भाग में, और वो बाहर नहीं जा पाती हैं। तो आपके नर्मदा, माही, ताप्ती ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आप लोग लगभग सभी जानते होंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गुजरात में गिर अभयारण्य है, वहीं पे एशियाई शेर के लिए फेमस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में अपने जीके के पूछा था, इसलिए आज मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट झील, ऑप्शन बी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें होता क्या, कई बार क्वेश्चन जो एक एक्स्ट्रा पूछता है कि पुलिकट झील का पूछ लेता है कि किस में ज़्यादा विस्तार है, तो आपको मैं बता देता हूँ इनका आंध्र प्रदेश में ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि ये किस में अधिकांश विस्तार है, या ये पूछता है कि किस में स्थित है, और वहाँ पे आपको तमिलनाडु ऑप्शन में दिया है, आंध्र प्रदेश भी दिया है, तो आप आंध्र प्रदेश ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अधिकांश विस्तार वहीं पे है। तो आप वहाँ पे तमिलनाडु लगा के मत आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, दोनों ऑप्शन में जैसा यहाँ पे इस क्वेश्चन में है तो आप लगा देना, क्योंकि यहाँ पे जैसे बता ही दिया है कि दोनों में है, तो ठीक है, पुलिकट झील हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम का उत्पादन होता है? तो कहाँ पे होता है ये? ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में, और इसकी माइंस का नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा झारखंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी बोलते हैं, 2018 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें 156 देशों को शामिल किया गया है, तो बिल्कुल सही है। भारत को इसमें 133वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो मतलब ये क्या है, ये तीनों ही सही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने की हेतु किस राज्य में निर्भया बसों का परिचालन प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा। और इसे किसने शुरुआत किया है? तो आपके जो गडकरी जी हैं, गडकरी जी हैं जो कि यातायात मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, केंद्र सरकार के बजट 2018-19 में मुद्रा योजना के तहत प्रस्तावित लक्ष्य है, तो कितना लक्ष्य है? ये भी करंट अफेयर्स का है, ऑप्शन ए 3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। किस देश की नौसेना द्वारा अभ्यास ककाडू 2018 का आयोजन किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने मारुजुआना से निर्मित किस दवा को मंजूरी प्रदान की है? तो किस दवा को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन सी एपिडायोलेक्स, ठीक है। एपिडायोलेक्स ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है मिर्गी से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिएगा। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? मतलब चीफ जस्टिस की बात कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 46वें कौन से हैं? वो हैं ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ठीक है। लेकिन आप लोग जो भी याद करना, मुख्य न्यायाधीश करंट में पूछता है, अब ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन में, अब वो आपको 46, 45 ऐसे ही देगा, या नेक्स्ट जो बनेंगे वो 47 देगा, ठीक है। तो आपको इनके नंबर से ही याद रखना है कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई 46 हैं। 45वें कौन से थे आपके? चीफ जस्टिस आपके थे दीपक मिश्रा, ठीक है। तो ये याद जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार पिछले भी पूछ लेता है। तो 45वें कौन है? दीपक मिश्रा हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया, वह थी, तो वह क्या थी? वह पहली महिला IAS अधिकारी थी, ठीक है।
ये 1951 में बैच में ये सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 सितंबर 2018 को जैन मुनि तरुण सागर का निधन हो गया, वह थे, तो वह क्या थे? ऑप्शन बी दिगंबर बिच्छू थे। बहुत से लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को नहीं पता है तो नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 अगस्त 2018 को किसने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन बी स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2018 में कौन सा राज्यसभा के नए उपसभापति निर्वाचित हुए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के हरिप्रसाद। और दोस्तों ये किस पार्टी से रिलेटेड हैं? तो ये हैं जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं। ठीक है, नीतीश कुमार आप लोगों को पता ही होगा, तो ये भी ध्यान कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड जनरल नॉलेज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 36+ वीडियोज़ डाल रखे हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट या सजेशन है तो आप उसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।